नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। न केवल सांस्कृतिक छटा बिखेरने में, बल्कि अनुशासन, तन्मयता, ध्यान, एकाग्रता, सब में संगीत का बड़ा महत्व होता है। इसके स्वर, नाद, लय, घोष और सामूहिक वादन तो व्यक्ति को बिल्कुल झंझगृत कर देता है। और ये जो चेतना का स्वर है, ये जो जागरूकता का स्वर है, और जो इसमें कहीं ना कहीं संवेदना का स्वर भी मिलता है, वो समाज को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को एक प्रेरणा भी देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक चेतना को जगाने में निरंतर प्रयासरत है और इसी के तहत आज से पंडित दीनदयाल विद्यालय में 10 तारीख तक का एक स्वर संगम 2022 का महाअनुष्ठान किया जा रहा है। और इस महाअनुष्ठान में संघ के दिग्गज शिखर पुरुष भी भाग लेंगे और उनमें प्रमुख हैं सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत। लेकिन ये जो शिविर लग रहा है, इसका नाम है घोष शिविर, और इसके द्वारा प्रतियोगिताएं भी होंगी, प्रदर्शन भी होगा और समाज को एक दिशा देने का काम भी होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कानपुर विभाग संघ चालक डॉक्टर श्याम बाबू गुप्त। डॉक्टर श्याम बाबू जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे तो आप निश्चित रूप से संघ के जो घोष शिविर है उसमें व्यस्त होंगे, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, ये जो घोष शिविर हो रहा है, ये तो हमने सुना है कि आपके यहाँ शिविर लगते रहते हैं, प्रशिक्षण होता है, OTC होती है, सब तमाम बातें हमने सुना, बौद्धिक होता है, लेकिन ये जो घोष शिविर है इसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों हो रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और उसके बाद तमाम शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रमों के साथ में विशेष रूप से जो हमारा पथ संचलन, जिसको आप रूट मार्च कहते हैं, ये जो रूट मार्च निकलता है तो उसमें कार्यकर्ताओं के, स्वयंसेवकों के कदम ताल को मिलाने के दृष्टिकोण से विशेष रूप से ये घोष वर्ग होता है। इसके साथ में संघ का जिस समय शाखा लग रही होती है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वजारोहण होता है, ध्वजावतरण होता है, उस समय भी तमाम वाद्य यंत्रों के माध्यम से, जैसे बंसी है, बिगुल है, इसके माध्यम से हम लोग उन कार्यक्रमों को गति देते हैं। और जब पथ संचलन होता है तो पथ संचलन में स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर चले, इसको संगीत, उसमें संगीत देने के दृष्टिकोण से ये वाद्य यंत्र का प्रदर्शन होता है। और ये जो शिविर कानपुर में, कानपुर प्रांत का लगने जा रहा है, स्वर संगम घोष शिविर, ये आज से प्रारंभ हो रहा है, 10 तारीख तक चलेगा। और इसमें इन सभी कार्यक्रमों में हमारे जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 माह से लगातार अभ्यास किया है अपनी शाखाओं में, वो आ रहे हैं। लगभग इनकी संख्या 1500 के आसपास होगी और ये उस शिविर में भाग लेंगे, स्वर से स्वर मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे और तमाम वाद्य यंत्रों को प्रशिक्षण और अधिक पारंगत होंगे। तो कानपुर जो प्रांत है, इसमें कितने जिले आते हैं और किन किन जिलों के लोग यहाँ पर प्रमुख रूप से आ रहे हैं?
कानपुर प्रांत में सांगठनिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांगठनिक दृष्टिकोण से हमने 21 जिले बनाए हैं जी। और इन 21 जिलों के स्वयंसेवक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये जो लोग घोष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ये कौन लोग होते हैं? क्या इन्हें आप लोग कोई मान दे देते हैं या आपके ही स्वयंसेवक होते हैं? इनका चयन किस प्रकार से होता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे एक पैटर्न जो चल रहा है हमारे यहाँ, समाज का, पुलिस का, सेना का, सब जगह, और उसमें भी घोष होता है, वहाँ पर भी बैंड बजते हैं, और लगता है सेम पैटर्न आपने अपना लिया है। ये सही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवी संगठन है जी। और प्रारंभ से ही संघ के स्वयंसेवक अपने गणवेश से लेकर इस शिविर में जो भागीदारी कर रहे हैं वो भी अपना शुल्क देकर कर रहे हैं। उसमें जो वाद्य यंत्र वो सीखते हैं, उसमें उनका किसी प्रकार से उनका मानदेय नहीं मिलता है। संघ के स्वयंसेवक जब संघ का ओटीसी करते हैं, आईटीसी करते हैं जी, तो वहाँ पर हमारे अन्य जो प्रशिक्षित स्वयंसेवक होते हैं वही उनका प्रशिक्षण करते हैं। जैसे मैंने 1968 में संघ का प्रथम वर्ष किया था जी, और उस प्रथम वर्ष में हमारे कृष्णचंद्र जी गांधी जी, ये घोष प्रमुख हुआ करते थे, प्रचारक थे, अखिल भारतीय प्रचारक रहे, और जो सरस्वती विद्या मंदिर की जो नींव है प्रकार से उन्होंने प्रारंभ की थी गोरखपुर से, तो वो हमारे प्रचारक थे और हम लोग को सिखाते भी थे जी। हमने वहाँ पर बंसी सीखी और बहुत समय तक मैंने स्वयं ये जिस प्रकार का पथ संचलन निकलता है तो उस पथ संचलन में मैं वंशी वादक के रूप में मैंने भागीदारी की है। ध्वजारोहण से ध्वजावतरण में भी हमारा भागीदारी रहती थी। तो इसी प्रकार से हमारे सरसंघ चालक जी है, सरसंघ चालक जी बहुत अच्छे बंसी वादक भी हैं। कानपुर में हमारे माननीय ओक जी है, अनिल ओक जी, वो भी बहुत अच्छे बंसी वादक है। तो इनमें किसी प्रकार का किसी को शुल्क नहीं, मानदेय नहीं मिलता, शुल्क नहीं मिलता है। स्वयं सेवक स्वयं अभ्यास करते हैं और स्वयं इस प्रकार से अपने जेब से पैसा खर्च करके इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वो वाद्य यंत्र का प्रदर्शन भी करते हैं। तो आप भी अभी भी बंसी बजाते हैं? हाँ, आवश्यकता पड़ती कार्यक्रमों में तो मैं बंसी बजाता हूँ। मुझे तो ज्ञात नहीं था, ने मैं आज आपका ये भी स्वरूप अपने दर्शकों को दिखाता और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता कि कृपया करके बंसी साथ में लाइए और उसका भी उद्घोष कीजिए। मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये जैसे 4 दिन होंगे, तो 4 दिन में घोष शिविर में प्रशिक्षण भी होगा, कुछ चिंतन मनन भी होगा, कुछ सामायिक चर्चा भी हो जाएगी, क्या क्या होगा क्या? बिल्कुल ये घोष शिविर मुख्य रूप से घोष, स्वर घोष से संबंधित है जी। जैसे आज से प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले आज यहाँ पर घोष शिविर में वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगी है, ठीक जी। और उसमें माननीय राजेश्वर आचार्य जी न जो नाट्य कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन इस समय कर रहे हैं वहाँ पर। और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कितने वाद्य यंत्र हैं जो देश में पारंपरिक रूप से बजाए जाते रहे हुए या वर्तमान समय बजाए जा रहे हैं जी। ऐसे 1149 वाद्य यंत्र वहाँ पर प्रदर्शनी में लगी हुई है। उसका उद्घाटन हो चुका है या हो रहा होगा इस समय जी। उसी के बीच में आया हूँ आपके इस स्टूडियो में और मैं स्वयं देख के आ रहा हूँ। मैंने अपने कुछ चित्र भी अपने मोबाइल पे लिए हैं जी। तो इस प्रकार से ऐसी खोज करके जी। कि भारत के विभिन्न विभागों में किस प्रकार से इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजते रहे हैं उनकी प्रदर्शनी है। ये प्रदर्शनी आज से प्रारंभ हो गई है और जनता के लिए भी जो उसको देखना चाहता है कल और परसों 2 दिन वो खुली रहेगी। लेकिन जनता के बीच में तो आप ये मैसेज लेकर के गए नहीं है कि ऐसी प्रदर्शनी लगेगी, आप लोग आइए और इसको देखिए आकर के, क्योंकि ये भी एक अद्भुत दृश्य है ना। हाँ, जनता के बीच में अब हमने समाचार पत्रों में दिया भी है जी, कल के समाचार पत्रों में आया भी है जी, और मैं आपके माध्यम से बताना जा रहा हूँ कि इसका उद्घाटन हो चुका है जी। और जो संगीत प्रेमी बंधु हैं जाकर देखना चाहते हैं, दीनदयाल विद्यालय के हाल में ये प्रदर्शनी लगी है, उसका जाके
निरीक्षण कर सकते हैं, कह सकते हैं, या उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो इस प्रदर्शनी के बाद या इस प्रदर्शनी तो लग गई, लोग देखेंगे जा कर के, लेकिन इसके अलावा जो घोष में भाग लेने वाले, शिविर में भाग लेने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ बौद्धिक भी होगा, कुछ जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कुछ समसामयिक चर्चा भी होगी, क्या उन्हें कोई एक नई दिशा भी दी जाएगी, या सिर्फ घोष को, घोष शिविर जो है वो केवल वाद्य यंत्रों के प्रशिक्षण तक या उनके प्रदर्शन तक सीमित रखा जाएगा? डॉक्टर साहब, ये जो घोष शिविर है जी, इसका नाम ही दिया गया है स्वर संगम घोष शिविर जी, और इसमें मूल रूप से जो केंद्र में है वो घोष ही है, जिसमें संघ के स्वयंसेवक घोष सीखेंगे। जी, साथ में घोष से संबंधित तमाम जानकारियाँ, घोष से संबंधित उनका प्रशिक्षण हाँ। और उसका प्रदर्शन 9 तारीख को प्रातःकाल 9 बजे आप देखेंगे कि माननीय सरसंघ चालक जी जब आएंगे तो कानपुर के विभिन्न मार्गों में, और विशेष रूप से चूँकि नवाबगंज में दीनदयाल विद्यालय स्थित है, जी, तो नवाबगंज से ये निकलेगा और वहाँ के आसपास के मार्गों से, प्रमुख मार्गों से होता हुआ, जी, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले मार्ग से, तिलक नगर से, ऐसे स्थानों से होता हुआ फिर वापस आएगा। तो ये अद्भुत प्रदर्शन होगा, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 1500 स्वयंसेवक या हमारे कार्यकर्ता उसमें भाग ले रहे हैं और चल रहे हैं विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ में। तो इसका मुख्य जो कार्यक्रम होगा वो तो 10 तारीख को होगा शाम को दीनदयाल विद्यालय में, सायंकाल 10 तारीख को 4 बजे जी, जी, सार्वजनिक कार्यक्रम है। और हमें कानपुर की जनता से हम निवेदन भी करते हैं, परिवार सहित उस कार्यक्रम में आना चाहिए, घोष का प्रदर्शन भी देखेंगे और हमारे जो सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी हैं, जी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और विशेष रूप से आजकल उनका जो विषय मुख्य रहता है वो कुटुंब प्रबोधन का रहता है, जी, जी, उस पर वो भी चर्चा भी करेंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है, कानपुर वासियों से, उस कार्यक्रम में आएँ और देखें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार से अनुशासित रूप से अपने प्रदर्शन करता है, अपने कार्यक्रम करता है, और केवल कि कोई छिपे हुए नहीं करता है, सार्वजनिक रूप से खुले मैदानों में करता है, उसको आप देख सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि मोहन भागवत जी यहाँ पर वाल्मीकि समाज को भी संबोधित करेंगे। हाँ, माननीय मोहन भागवत जी, आप जी। देख रहे होंगे कल विजयादशमी पर हमारे जो सरसंघ चालक हैं 1925 से ही देश को दिशा देने के दृष्टिकोण से, हिंदू समाज को दिशा देने के दृष्टिकोण से अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जी, और आपने देखा होगा कल प्रातःकाल नागपुर से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित भी किया था वहाँ के कार्यक्रम में। तो वो आएंगे और इस प्रकार से भाग लेंगे, और कानपुर में ही नहीं पूरे देश में सभी समाज के बीच में वो जा रहे हैं और समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर में उस दिन संयोग की बात यह है कि 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है जी, और शरद पूर्णिमा में कानपुर में जो वाल्मीकि समाज है वो नाना राव पार्क में एक सार्वजनिक कार्यक्रम करता है, जी, और इस सार्वजनिक कार्यक्रम में वो वाल्मीकि समाज को जोड़ेंगे और उनका संबोधन करेंगे, क्योंकि हमारी भावना है कि सभी जो समाज हैं उनसे हमारे संत महात्मा महर्षि आए हैं और उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है। जैसे स्वयं जिनके नाम से कार्यक्रम होने जा रहा है, वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी और इस रामायण से संपूर्ण समाज को उन्होंने बांधने का प्रयास किया, और मूल रूप से उसी रामायण के आधार पर अन्य रामायण भी लिखी गई हैं, जिसका आधार भी वही रहा संस्कृत की इस प्रकार की। डॉक्टर साहब, ये एक बात ये भी जानना है कि इधर हम देख रहे हैं कि लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे सरसंघचालक जो है मीडिया में भी खुल करके सामने आ रहे हैं। एक समय था जब हम आप लोगों के
जो प्रशिक्षण शिविर होते थे वहाँ तक नहीं जा पाते थे, बड़ी मुश्किल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौका दिया जाता था। अब तो खुल करके हो रहा। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि दिशा देने का काम होता था ये विजयदशमी के कार्यक्रम में, लेकिन कभी भी ऐसा लगता था कि जैसे ये था कि एकता बनाओ, अखंडता बनाओ, हमें परम वैभव प्राप्त। लेकिन आज जो है सरसंघचालक वास्तव में समसामयिक बिंदुओं पर दिशा देने का काम कर रहे हैं, जैसे जनसंख्या नीति, जैसे आरक्षण, जैसे कि माइनॉरिटीज़ को जोड़ना, ये सब एक। तो क्या अब जो है हमारा जो संघ है वो एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्र को एक नया नेतृत्व दे रहा है? कोई भी जब नेतृत्व आता है तो कुछ न कुछ तो संगठन में परिवर्तन होते हैं, सभी संगठनों में होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही अपनी शाखाएं खुले मैदान पर लगाता रहा है जी। कोई छुपी बात नहीं है, खुले मैदानों में शाखाएं लगती हैं, बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, आसपास जो लोग खड़े होते हैं, आसपास जो मकान होते हैं वो हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पर शारीरिक करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, बौद्धिक होते हैं वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के या हमारे अधिकारियों के, आपस में चर्चाएं करते हैं वो भी मंडल में बैठकर या किसी प्रकार से। तो बहुत खुले हुए रूप से हम लोग करते रहे हैं। और जहाँ तक मीडिया की बात है तो मीडिया को भी हम पहले आमंत्रित करते रहे हैं। और अच्छी बात ये हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ रहा है जी। और विशेष रूप से जब हम कहते हैं सभी दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, और सभी दिशाओं में हम जाएंगे, हमारे स्वयंसेवक सभी दिशाओं में जाएंगे और समाज में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जाके समाज का मार्गदर्शन करेंगे। तो सब देखते होंगे मजदूर संघ के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, वनवासियों के बीच में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और इस प्रकार से उनका जिस प्रकार से उनको स्थान मिलना चाहिए उस प्रकार का स्थान देने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये आज की बात नहीं है, संघ प्रारंभ से ही खुले रूप से चर्चा करता रहा है। और केवल आपने देखा होगा इसके पहले भी हमारे जो 2-3 संघ चालक थे वो भी मुस्लिम समाज के बीच में जाते थे, वहाँ के विद्वान आते थे, उनसे चर्चा होती थी। हमारे अन्य सरसंघ चालक भी गए हैं, मस्जिदों में गए हैं और आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने मुल्ला मौलवियों से बातचीत भी की है। तो आपने देखा होगा पिछले वर्ष या कुछ वर्ष पहले जो हमारे सरसंघ चालक की माननीय सुदर्शन जी थे तो लखनऊ में आए थे और वो जो धर्म गुरु हैं इस्लाम धर्म के उनसे मिले थे, एक अच्छा संदेश दिया था। तो भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मानता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हम पिछली तरह से आपके पास आए थे और जिस बात मान के चले थे कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है लेकिन हमारे पूर्वज एक है, हमारे मान बिंदु एक है और यहाँ की नदी और पर्वत ये हमारे एक प्रकार से पूजा के क्षेत्र है। जो इसको मानता है वो सभी हिंदू है और हमारा डीएनए भी वास्तव में एक है। इस प्रकार की बात हम कहते भी आए और इस प्रकार की बात आज भी की जा रही है। पुरानी बात है, आज की नई बात नहीं है। हम अपने मूल से जुड़े रहेंगे। यानी हमारे जो आदर्श है, परंपरा जो 5000 वर्ष या उससे अधिक पुरानी परंपरा है, उससे जो व्यक्ति जुड़ा है सब हिंदू है। इसमें एक बात तो है कि आपने कहा अब हर दिशा में हम जा रहे हैं, हर दिशा में देखेंगे, तो अब क्यों इतना ज़्यादा आप लोग सक्रिय हो गए हैं? क्या कोई एक नया मकसद संघ ने ले लिया है? कभी कभी ये कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का संगठन जो है प्रबल समर्थक हो रहा है और वो अपनी आधार भूमि बना रहा है। तो जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया कि हम सब दिशाओं में जा रहे हैं, पहले काम आपके पहले भी होते थे, वनवासी क्षेत्र में आप पहले भी थे, सब कुछ थे, लेकिन इधर देखा है कि कुछ तेज़ी के साथ आप बढ़ा रहे हैं। तो अब हिंदू समाज ही नहीं, सभी लोग ये सोचने लगे कि क्या कारण है, संघ क्या चाहता है, क्यों ऐसा हो रहा है? संघ का कार्य 1925 से प्रारंभ हुआ था और 3-4 पीढ़ियां इसमें लग गई हैं।
जी। जिन्होंने इस प्रकार का एक यशस्वी कार्य देश में खड़ा किया है। और उसके कारण से हमारी स्वीकार्यता, समाज हमें कुछ स्वीकार करने लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बातें कहता है केवल कहता ही नहीं है, वो अपने जीवन में चरितार्थ से भी करता है। और इस स्वीकार्यता के कारण से, हमारे कार्य के बढ़ने के कारण से हमारे स्वयंसेवक सभी दिशाओं में जा रहे हैं। पहले प्रारंभ हुआ था, संघ की शाखाएं मुख्य रूप से होती थी, बाद में आवश्यकता अनुभव हुई कि हम विद्यार्थी क्षेत्र में जाना चाहिए, विद्यार्थी क्षेत्र में गए। आवश्यकता अनुभव हुई कि राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में गए। आवश्यकता हुई कि हमें श्रमिक क्षेत्र में जाना चाहिए, श्रमिक क्षेत्र में गए। और यही नहीं है, इन सभी क्षेत्रों में जाकर हमारे स्वयंसेवकों ने अपनी प्रतिष्ठा कायम की है। अब इसे उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, भारतीय मजदूर संघ है, वो हमारे अनुप्राणित स्वयंसेवकों के द्वारा प्रारंभ किया गया। अन्य संगठन क्या कहते हैं? अंग संगठन कहते हैं कि हम कार्य करेंगे, काम करेंगे और अपना शोषण नहीं होने देंगे, ये भी कहते हैं। वो बात सही है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ कहता है कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। ये भावना है। जबकि अन्य संगठन कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। देखिए, आधार में अंतर आ रहा है ना। हम देश के लिए काम करेंगे, काम को रोकेंगे नहीं, लेकिन अपना शोषण में नहीं होने देंगे। जब इस भावना के साथ में मजदूर क्षेत्र में हमारे स्वयंसेवक गए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आज भारतीय मजदूर संघ ये भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लेकिन एक बात तो ये भी है कि भारतीय मजदूर संघ जो सरकार की नीतियां हैं या जो बीजेपी की नीतियां यूँ कहें, क्योंकि ये सब एक परिवार है, वहाँ पर बहुत सी जैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, लेबर लॉस को लेकर के आज भी बड़ा संतोष है। और वो लोग कहते हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। कई बार अभी दीनदयाल विद्यालय में ही एक बड़ा महाधिवेशन हुआ था, वहाँ तो खुल करके बोला गया था। तो क्या कारण है कि आप उनको अपनाते तो हैं, लेकिन आप उनकी सुनते नहीं हैं और ना आप किस प्रकार का दबाव बनाते हैं? जो हमारे विभिन्न संगठन हैं, स्वाभाविक रूप से जी, जब अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं जी, तो वहाँ प्रकार की तमाम प्रकार की बातें उभर कर आती हैं। जी, और वहाँ पर भी अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बात समझाई जाती है। देखिए, हम लोगों के यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि हमारे यहाँ मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन भिन्नता नहीं होती। अब मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ डॉक्टर साहब जी, कि एक बेटी का ब्याह होता है, उस बेटी के ब्याह में किसकी क्या रुचि है, कहाँ मन भिन्नता है, कहाँ मत भिन्नता है, इसको देखने की बात है। तो संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, कन्या वरीते रूपम। जो कन्या है वो रूपवान अपने वर को चाहती है। माता वित्तम, माता चाहती है कि लड़की जहाँ जाए वहाँ पर पैसा ज़्यादा हो। पिता सुतम, पिता चाहता है कि उसका जो दामाद हो वो पढ़ा लिखा हो। बांधवाश्च कुलम इच्छन्ति, हमारे जो परिवार के लोग हैं, कुटुंबीजन है, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी जो जाए वो अच्छे कुल में जाए। देखिए, मत भिन्नता है, लेकिन सभी चाहते हैं कि जहाँ बेटी जाए वो सुखी रहे। और इसलिए ये बात होते हुए भी सबका उद्देश्य क्या है कि इस राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाना है। अगर हम व्यापारी हैं तो व्यापार करते हुए, यदि हम विद्यार्थी हैं तो वो अपना कार्य करते हुए, शिक्षक है तो शिक्षक का कार्य करते हुए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अपने अधिकारों का हनन न होते हुए हम इस राष्ट्र की मान बिंदुओं को, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे। और इसलिए मत भिन्नता होते हुए भी मन भिन्नता नहीं है। और इस प्रकार की बातें आती हैं, हम लोग बैठते हैं, उनका समाधान करते हैं। इधर आपने भी कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सुदर्शन जी गए थे, तो सुदर्शन जी तो एक प्रकरण में गए थे, लेकिन इधर देखा गया 2 साल से कि मुसलमानों के साथ में आरएसएस अपना जुड़ाव कर रही है। निश्चित रूप से जैसे अभी मोहन भागवत के अभी कई बयान आए और वो बार बार ये कहते हैं कि साहब डीएनए सबका एक है
और सबको मिल करके, जैसे अभी उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति ऐसी बननी चाहिए जो सबको स्वीकार हो। मैंने एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि सबको स्वीकार होना चाहिए। दूसरी बात, वो मस्जिद भी जाते हैं और इंद्रेश जी के उसमें एक मंच भी बन गया है जहाँ पर भी लोगों को जोड़ा जा रहा। क्या आज ये संघ ने ये महसूस कर लिया है कि बिना मुसलमानों को साथ लिए, अगर मान लीजिए वो हमारे छोटे भाई के रूप में हैं, उनको इग्नोर करके, उनको एक किनारे करके काम नहीं चलाया जा सकता? यही कारण है कि अब उन्होंने अपनी नीति में संघ ने बदलाव किया है और अब उनको अंगीकार करने में लगे हुए हैं। संघ की नीति प्रारंभ से रही है, यद्यपि मुस्लिम समाज में विशेष रूप से इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने दुष्प्रचार किया है जी। हमारा ये मानना है कि हर समाज में सज्जन शक्ति भी होती है और उस सज्जन शक्ति को मुखरता के साथ में समाज का नेतृत्व करना चाहिए। और इसलिए जो अपने मुस्लिम बंधु हैं, जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उनको अपनी बात खुल के कहनी चाहिए। हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं, जिनको लगता चाहिए कि धारा 370 ये देश के लिए विभाजनकारी है, खुल के सामने आ रहे हैं। 3 तलाक पे मुस्लिम महिलाएं, आप देखते होंगे कि आप ही क्या नहीं, अन्य राष्ट्रीय चैनल में देखते हैं मुस्लिम महिलाएं किस प्रकार से खुल के सामने आ रही हैं। वो पर्दा प्रथा का विरोध कर रही हैं, वो 3 तलाक का विरोध कर रही हैं। तो जो सज्जन शक्ति है, इस सज्जन शक्ति जो समाज का नेतृत्व करे, इस प्रकार का एक समाज का बनना चाहिए वातावरण। और उस दृष्टिकोण से संघ पहले भी जाता था और आज भी जा रहा है। और मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की सज्जन शक्ति को मुखर होना चाहिए। हमारे मुस्लिम समाज में इस प्रकार के जो बंधु हैं, उनको अपनी बात मुखरता के साथ रखनी चाहिए कि नहीं, ये राष्ट्र हमारा है, राम और कृष्ण मेरे पूर्वज हैं। इंडोनेशिया में अधिकांश मुस्लिम हैं, इस्लाम के मतावलंबी है, लेकिन इंडोनेशिया में आप जाएंगे तो वहाँ रामायण की रामलीला होती है। मैं स्वयं गया हूँ, वहाँ पर चौराहों पर भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ में गीता का उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार के भित्ति चित्र है वहाँ पर, गणेश की मूर्तियाँ हैं। एक एक घर में मैंने देखा है किस प्रकार से दीपक लगते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर लोग द्वार को सजाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग हिंदू लोग करते हैं, वैसे वहाँ करते हैं वो लोग। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, हमने इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, लेकिन राम और कृष्ण ये हमारे पूर्वज है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। यही बात बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज कहने लगा है। और मैंने कानपुर में एक कार्यक्रम में, जब इंद्रेश जी आए थे, जी, यूनिवर्सिटी में आए थे, जी, तो उस कार्यक्रम में मैं भी था और मैंने देखा कि कानपुर में 150-200 ऐसे युवा महिलाएं इंद्रेश जी के कार्यक्रम में थे और इंद्रेश जी से कैसे मिल रहे थे, भाव विभोर होकर मिल रहे थे। वो वास्तव में दृश्य अतुलनीय दृश्य था। और उसके बाद कई क्षेत्रों में मुझको भी मुस्लिम बंधुओं ने अपने कार्यक्रम बुलाया है, कई विद्यालयों में बुलाया है जो मुस्लिम बाहुल्य है, मैं गया हूँ। तो इस प्रकार की जो सज्जन शक्ति है हर समाज की, उसको भर के आना चाहिए और समाज का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि एक और आप लोगों की ये प्रयास कर रहे हैं, संघ एक तरीके से यूँ कहें कि समरसता लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कतिपय नेता, कार्यकर्ता या कतिपय संगठन आपके, उनके नेता ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसा जो है एक तरीके से चिढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आज भी संघ जो है वो मुसलमानों का विश्वास नहीं प्राप्त कर सका है। क्या इसका आप सही मानते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ अतिवादी लोग हो सकते हैं, संगठन होते हैं, और संघ उनको कार्यकर्ताओं को समझाता है, वो जाता है जी। और आप देख रहे होंगे इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है हमारे कार्यकर्ताओं में भी। तो इस प्रकार के जो कटु भाषा बोलने वाले हमारे कार्यकर्ता एक आधे रहे होंगे, लेकिन वो सामान्य रूप से ऐसा नहीं हुआ है। और हमारे कार्यकर्ता बड़े शिष्ट रहते हैं और समाज जीवन में जाकर, आपके तो कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन आपके जो अनुसांगिक संगठन है, अब मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, वो जो विभिन्न संगठनों से जुड़ करके और सीधे सीधे बात कहने लगते हैं, तो वो तो आपको अंकुश लगाना चाहिए ना इस संघ को। ऐसे
साधारणतः इस पर मेरे कार्यकर्ता नहीं हैं, जी, अनुशासित हैं और संघ का प्रयास रहता है कि हमारे स्वयंसेवक, हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित रहें। ठीक बात। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संघ के स्वर संगम 2022 की, और हमारे साथ हैं विभाग संचालक डॉक्टर श्याम बाबू। डॉक्टर साहब, आप अभी बता रहे थे कि मुसलमानों से मिलने का एक कार्यक्रम चल रहा है। क्या मोहन भागवत कानपुर के प्रवास के दौरान मुस्लिम नेताओं से भी या उनके समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे? माननीय भागवत जी के कार्यक्रम पहले से तय रहते हैं जी, और यदि इस प्रकार कोई कृष्ण मिलना चाह रहे होंगे तो उनका पहले से अपॉइंटमेंट होगा जी, और वो हो सकता है मिल रहे हों। इसकी जानकारी मुझको नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि भी है कि जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के पास जा रहे हैं, आपने बताया कि शरद पूर्णिमा अवसर है, वहाँ पर लोग अपना उत्सव मनाते हैं, इसलिए वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या अन्य वर्गों से भी, अन्य समुदाय से भी, अन्य बौद्धिक वर्ग से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है, या उनके किसी कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे? ऐसे पूरे देश में जी जो कार्यक्रम होते हैं जी, और यदि वहाँ से उनका निमंत्रण प्राप्त होता है या हमारे कार्यकर्ता ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो वहाँ पर वो जाते हैं। जी, और साधारणतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मान के चलता है कि सभी लोग अपने हैं, और इसलिए उनके, देखिए वाल्मीकि समाज में वाल्मीकि जयंती है, इस दृष्टिकोण से जा रहे हैं। हाँ, ये मैं कह रहा था। हाँ, जी, इस दृष्टिकोण से जा रहे हैं। और यदि इस प्रकार कोई भी निमंत्रण किसी, जैसे वनवासी क्षेत्र है, आवश्यकता होती है तो वनवासी क्षेत्र में जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, जी जी, उनको हम अपने घर बुलाते हैं। तो वो हमारे समाज से अलग नहीं है और इस मान को भी नहीं चलना चाहिए। वो हमारे समाज के अंग है। वो शब्द कहना ही तो मुझे समझता उचित नहीं है। हम सब समाज के अंग हैं। नहीं, जैसे मेरे और पास- जैसे हम कानपुर में सभी वर्गों के साथ घुलते मिलते हैं, जी जी जी, तो उसी प्रकार से घुल मिल के रहना चाहिए। जैसे दूध और पानी मिलता है, शक्कर और पानी मिलती है। नहीं, जैसे कि मेरी जानकारी में आया है कि एसडी कॉलेज अपना 100 साल का जश्न मना रहा है। जी। इसे पूर्व छात्रों का एक सम्मेलन हो रहा है, और जिसमें जो है पूरे देश भर के आ रहे हैं। हमारे भी कुछ पत्रकार मित्र आ रहे हैं जो इस महाविद्यालय में पढ़े हुए हैं। क्या उस कार्यक्रम में भी मोहन भागवत शिरकत करेंगे? सनातन धर्म महामंडल जी, ये कानपुर में एक प्रतिष्ठित संस्था है और वो एसटी कॉलेज के द्वारा चल रहा है, यूनिवर्सिटी शिक्षा निकेतन चल रहा है, दीनदयाल विद्यालय चल रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज चल रहा है। इस प्रकार से बहुत प्रभावी संगठन जो विश्वविद्यालय हैं और समाज में जिनकी एक गरिमा है, वो वहाँ पर उसके द्वारा ये जो एक विद्यालय प्रारंभ किया गया था 1922 में जी, और वो 100 वर्ष उसने पूरे कर लिए हैं। अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है जी, वीएसएसडी कॉलेज का। और मैं उसमें भी अध्यापक भी रहा, मैं प्राचार्य भी रहा, जी, और 100 वर्ष के कारण से संयोग ही रहा कि इसी मध्य वो उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उनका निमंत्रण माननीय सरसंघ चालक जी के पास पहुंचा कि वो चाहते हैं कि वहाँ के जो प्राध्यापक, पूर्व प्राध्यापक है, पूर्व गुरु जी जी, और पूर्व ऐसे छात्र जो विद्यालय से निकलकर समाज के विभिन्न वर्गों में गए हैं और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, जी जी, भारतवर्ष में भी, भारत के बाहर भी। तो ऐसे तमाम प्रकार के अधिकारी हो सकते हैं, तमाम फिर क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो। वहाँ पर जाकर उन्होंने एसटी कॉलेज का नाम रोशन किया है। ऐसे पूर्व छात्रों का सम्मान वो संस्था कर रही है और उसमें माननीय मोहन भागवत जी 9 तारीख को सायंकाल 5 बजे जी, उनका कार्यक्रम एसटी कॉलेज में है। तो जिनको निमंत्रित किया गया है वहाँ पर जाएंगे और माननीय भागवत जी उनके बीच में अपने विचार रखेंगे और ऐसे लोगों का सम्मान भी करेंगे। इधर हमको लगता है कि जैसे कि संघ में एक बदलाव सा आ रहा। जब कांग्रेस की सरकारें थी, माने यूँ हम आपसे कहें कि जब
आपके प्रतिकूल विचारधारा की सरकारें थी, तो हम देखते थे कि संघ का व्यापक प्रचार था, पार्कों में जगह जगह सुबह और शाम शाखाएं लगती थी, शाम को बच्चों की शाखाएं लगती थी, लेकिन अब वो नहीं दिखाई देता है। लेकिन उसी की जगह हमको ये अब दिखाई देने लगा है कि आनुषंगिक संगठनों का प्रसार ज़्यादा हो गया। सहकार संगठन बन गया, आरोग्य भारती बन गया, और इतिहास लेखन का बन गया। अब वो काम ज़्यादा बढ़ गया। क्या कारण है कि शाखा कम हो गई है और इस तरीके का विस्तार ज़्यादा हो गया? संघ की शाखाएं जिस प्रकार से पहले चलती थी जी उसी प्रकार से आज भी चल रही हैं जी उसमें कोई कमी नहीं आई है जी। अब चूंकि संगठन और अधिक है, जन संगठन है, मान जी। लीजिए राजनीतिक क्षेत्र है, जन संगठन है, जी हमारे शिक्षकों के बीच में कार्य है तो वो कार्य, हमारे किसानों के बीच में कार्य है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मैं पहले ही शब्द प्रयोग किया था, स्वीकार्यता ये बढ़ी है सभी समाज में। और पहले हम संघ का कार्य करते थे, बहुत प्रारंभ की बात मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि मैं भी संघ से 60 से अधिक वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तो उस समय अगर हम चीज कहते थे तो हम ये कहते थे कि शाखा हो। लेकिन आज तो हमारे कार्य इतने बढ़ गए हैं कि समाज का कोई व्यक्ति समाज में यदि कार्य करना चाहता है और उसकी रुचि क्या है, वो हमारी शाखा आता है। तो शाखा में आने के पश्चात हम उसकी रुचि देख लेते हैं और रुचि के बाद हमको लगता है इस कार्यकर्ता का वहाँ पर निरूपण हम कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या उसकी रुचि वहाँ पर है, तो संघ से शाखा से संबंध रखते हुए वो उस क्षेत्र में जाकर कार्य करता है और उस कार्यक्रम को वो प्रतिष्ठित करता है। जब आवश्यकता पड़ती है हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के, संघ से मार्गदर्शन प्राप्त करने के, हमारे पास आता है, हम उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो कार्य चौदिशा बढ़ा है, या कह सकते हैं 10 दिशाओं में बढ़ा है। तो लगता होगा आपको, ज़्यादा लोग लगता होगा हमारी शाखाएं जैसे पहले चलती थी आज भी वैसे ही चल रही हैं, और वही नहीं है, व्यापकता बढ़ी है। हमारे साप्ताहिक एकत्रीकरण बढ़ रहे हैं और भजन मंडली बढ़ रही है। पता नहीं ये हमारी सोच है कुछ। हम लोगों को याद है कि जब प्रारंभ में हम देखा करते सुबह 4 बजे से 5 बजे से हमारे जो संघ के लोग थे वो आवाज़ दे दे करके बुलाते थे, चले आते थे। अब वो आवाज़ें नहीं जो है सुनाई देती हैं। देखिए आधुनिकीकरण बढ़ा है। हाँ, अब तो मोबाइल की सुविधा बढ़ गई है, बढ़ गई है। पहले हम किसी को जगाना होता था तो हम चिल्ला आवाज़ लगाते थे। जी जी। अब हमने उसको मोबाइल फ़ोन कर दिया हाँ कि आइए, समय हो गया, शाखा आइए। तो हाँ, टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है उसके कारण आप तो भाई हम उसका जो तंत्र है उसका तो हमको उपयोग करना ही करना है। हम डपोर संखित थोड़े बने रहेंगे। हम तो जो आधुनिकता आ रही है उसको स्वीकार करेंगे, वो स्वीकार करके हम अपनी जितना विस्तार करना चाहते हैं विस्तार करेंगे। एक और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमने तो विश्व में ये कहा है कि हम विश्व को आर्य बनाएंगे, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम विश्व विजेता नहीं बनना चाहते हैं। हम शस्त्र लेकर नहीं जाना चाहते, हम शास्त्र लेकर विश्व में जा रहे हैं। और हमारी स्वीकारता विदेशों में भी, और जहाँ पर जो सनातन धर्म नहीं है वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि आज मंदिर बन रहे हैं, या हमारी स्वीकारता बढ़ी है, तो लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारी विचारधारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन प्रस्तुत किया था जी, आज उसका लोग अध्ययन करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तंत्र प्रणाली क्या है। बहुत लोग कहते थे भारत हिंदू राष्ट्र है, मंत्र तो बहुत लोग देते, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, लेकिन तंत्र ये हमारे आद्य संचालक हेडगेवार जी ने लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उसके आधार पर बढ़े हैं। हमारे मंत्र के साथ में तंत्र भी ये प्रभावी है। जिस प्रकार की पद्धतियाँ हैं तो लोग अध्ययन करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना बड़ा संगठन बन कैसे गया। बहुत छोटे से स्थान पर आप आश्चर्य करेंगे, कानपुर में ही 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन हुआ था, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। और 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 15-20 किशोर स्वयंसेवकों को लेकर संघ प्रारंभ हुआ था। आज संघ विश्वव्यापी हो चुका है। विश्व के सभी देशों में संघ की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, संपर्क है।
और आज हम देख रहे हैं कम्युनिस्ट कहाँ हैं, जहाँ से प्रारंभ हुए थे वो भी विचारधारा खत्म हो गई। तो विश्वास और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और जो हम मान के चलते हैं कि ईश्वर एक है और सभी जगह व्याप्त है, सभी में ईश्वर के दर्शन करो, तो ये बात खत्म हो जाती है। और इस तत्व को हमारी जो परिवार पद्धति है, इस पद्धति को विश्व अध्ययन करना चाहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्ययन करना चाहता है कि कैसा संगठन है, कि इतना व्यापी है, उसके लोग कैसे हैं जो इतनी कर्मठता के साथ जाते हैं और क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं। वास्तव में हमारे स्वयंसेवकों ने, जो हमारे माननीय संघ चालक देवरस जी कहते थे, हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसके बल पर संघ ने व्यक्ति का निर्माण का कार्य किया, वैसे स्वयंसेवक खड़े किए हैं जो आज सभी दिशाओं में जा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। हमें ऐसे अपने स्वयंसेवकों पर गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारे स्वयंसेवकों का जो संच है, हमारा जो ग्रुप है, ये इस प्रकार का, ये वास्तव में भारत को विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करेगा। आप जो प्राय कह देते हैं, और पिछली बार भी आपने कहा था कि आप कब परम वैभव को प्राप्त करेंगे, तो हमने आपको कहा था कि पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हमें सभी समाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। हमें गद्दी नहीं प्राप्त करनी है, हमने लोगों का दिल जीतना है। और इस भावना के साथ में मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व में सभी दृष्टिकोण से अपना प्रभाव छोड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि जब से मोदी सरकार आ गई, योगी सरकार आ गई है और एक प्रभाव धीरे बढ़ रहा है, तो जिसको देखो, खास तौर से जो कभी राजनीति की बात नहीं करते थे, कभी मुंह चुराते थे, आज उनमें एक होड़ सी लगी है संघ का यशोगान करने के लिए, और बात बात में कहते हैं उस संघ को देखिए। और कहीं ना कहीं अपने कतिपय कारणों के, मैं तो स्वार्थ शब्द का प्रयोग तो नहीं करूँगा, पदों की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन उसके कारण एक संघ में अपनी सक्रियता दिखाने की, कि किसी न किसी माध्यम से प्रतिनिधि बन जाने की एक नई होड़ शुरू हो गई है। क्या आप इसे मानते हैं? देखिए, जब राजनीतिक परिस्थितियाँ जी अनुकूल होती हैं जी, और मुझे तो गर्व इस बात का है कि चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, ये सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से निकलकर उच्च स्थान पर पहुंचे हैं। अटल जी तो कानपुर में स्वयंसेवक बने, दीनदयाल जी तो कानपुर में स्वयंसेवक बने, और उनका प्रारंभिक जीवन था, हम देखते हैं किस प्रकार का जीवन था। नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से एक सामान्य परिवार में रहे। तो ये लोग कोशिश कर लें, लेकिन आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी के परिवार आज भी उसी प्रकार की परिस्थितियों में रह रहा है। उनकी माता जी उसी प्रकार उसी घर में रह रही हैं। वो दिल्ली आकर उन्होंने कोठी अपने नाम से रिजर्व नहीं कराई होगी। तो हमारे स्वयंसेवक उन स्थानों पर जाकर एक कह सकते हैं कि वो स्थान को गौरवान्वित कर रहा है कि इस स्थान पे जाकर देखिए इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। वो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है, वो उस पद को प्रतिष्ठित कर रहा है अपने आचरण के द्वारा। तो इस प्रकार के लोग अगर आते भी हैं तो भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी भावनाओं को समझता है, और अपने जो मूल स्वयंसेवक हैं उनकी किसी प्रकार की, उनकी तपस्या पे, उनकी प्रकार के किसी प्रकार में आघात ना देते हुए उन स्वयंसेवकों के बल पे अपना आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक इन सब बातों से विज्ञ होते हुए भी, जानकारी रखते हुए भी, बहुत हमारा नेतृत्व भी बहुत दूरदर्शी है, उस प्रकार के लोगों को समझता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए, अपने नेतृत्व पर विश्वास। एक सवाल वो भी आखिरी जी, कहते हैं कि 2025 आ रहा है जी, और संघ का शताब्दी वर्ष भी होगा, इसमें भी दो राय नहीं। कहते हैं इस समय तक के लिए एक टारगेट बन गया है,
और वो विभिन्न रूपों में बताया जा रहा है, तो वो क्या टारगेट होगा कि 2025 तक संघ हासिल करना चाहेगा? मैंने आपको पूर्व में भी कहा जी। और हम विश्व को कुटुंब मानते हैं और इस भावना को यत पिंडे तक ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इस एकात्मता का दर्शन विश्व करे। पूर्व काल में भी करता रहा है भारत ने, चाहे वो बौद्ध धर्म के माध्यम से हो और चाहे शंकराचार्य जी के माध्यम से हो, इस संदेश को विश्व में फैलाया है। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो सज्जन शक्तियां हैं वो चाहे विश्व में किसी दिशा में हों, वो आगे आएं और समाज का मार्गदर्शन करें और इस प्रकार की जो आतंकवादी शक्तियां हैं उन पर विजय प्राप्त करें और मानवता का वास्तव में विकास करें। सभी देश मिलकर मानवता को प्रतिष्ठित करें और इस आतंकवादी गतिविधियों पर वो अंकुश लगाएं। इस प्रकार की जो सज्जन शक्तियां हैं वो प्रतिष्ठित हो और दुर्जन शक्तियां किसी प्रकार से दबें, तभी विश्व का तो क्या ये 2025 तक अचीव कर लेंगे आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं का मतलब संघ और हमारे सबसे अनुसांगिक संगठन कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मैंने फिर बताया कि अंतिम लक्ष्य कुछ भी नहीं होता है, प्रगति का अंतिम लक्ष्य कहीं नहीं है, उसको कहीं छोर ही नहीं है, अनंत है वो। जैसे मान के चलते हैं कि आकाश और पृथ्वी कहीं मिलती नहीं है, दिखती है मिलती हुई। हमारा लक्ष्य ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये है मानवता का कल्याण, और मानवता का कल्याण भारतवर्ष ही कर सकता है, सज्जन शक्तियाँ ही कर सकती हैं। इस बात को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 1925 में हम समझते हैं इसको हासिल करेंगे, उसके बाद हासिल वही विराम नहीं है और आगे बढ़ते चले, लेकिन इसको आप अचीव करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने संघ की विचारधारा, संघ की कार्य पद्धति के साथ में स्वयं सेवकों का मूल जो चिंतन है और जो उनको गौरवान्वित करने की बात है, जो स्वयं को भी गौरवान्वित कर रहे हैं, समाज को भी गौरवान्वित कर रहे हैं, उनके विचार आपने प्रस्तुत किए। और 2025 का जो मानवीय दृष्टिकोण का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।